हाय डियर स्टूडेंट्स, अगेन सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। चलिए, मेरा नाम है अमन बहल और आज की क्लास में टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एडिटोरियल पार्टी फॉर इंश्योरेंस हम कवर करने वाले हैं। क्लास का ऑब्जेक्टिव आपको पता है। इस तरीके से क्लास बनाई गई है कि आपको अंग्रेजी में रीड करना और सेंटेंसेस का मीनिंग निकालना है, बड़े बड़े सेंटेंसेस का। ग्रामर को जहां भी अप्लाई करना हो लॉजिकली कर पाओ और वोकैब को यानी नए वर्ड्स को आप दिमाग में ऐसे बिठा सकें कि आपको कुछ रटना ना पड़े, वो वर्ड्स आपकी बोलचाल का, लिखावट का और समझ का पार्ट बन जाए। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करेंगे। एग्जाम एस्पिरेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और हर उस इंसान के लिए बनाई गई है जो अंग्रेजी भाषा को सीखना चाहता है डे टू डे लाइफ के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। चैनल पे नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तलाश यहाँ पे बेसिक से अंग्रेजी सीखने की पूरी होती है। कह रहा है जी पार्टी फॉर इंश्योरेंस। देखिए, एक वर्ड होता है इंश्योरेंस, सबको पता होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं बीमा। शहरों में नहीं होता, गांवों में भी होता है। ये फसल के बीमा भी आपने सुने होंगे, क्रॉप इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो करवाता है वो आदमी होता है इंश्योर्ड, और जो इंश्योरेंस करता है, जो कंपनी आपको इंश्योरेंस इश्यू करती है, उसको बोलते हैं इंश्योरर। कह रहे जी इंश्योरर जो कंपनियां हैं, इनकी अब पार्टी होगी, इनको मजा आएगा। पार्टी फॉर समवन यानी उस आदमी के नसीब खुलने वाले हैं, उसको कुछ मजा आने वाला है, किसी चीज का वो सेलिब्रेशन करने वाला है। तो चलिए, इंश्योरेंस को मजा क्यों आने वाला है, टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा है जी सेलिंग व्हीकल्स विद मल्टी ईयर इंश्योरेंस कवर्स मे नॉट बी द राइट वे। कह रहा है जी सेल करना यानी बेच देना। आपको पता है बाय, प्रोक्योर इसका मतलब होता है खरीदना, सेल इसका मतलब होता है बेचना। कह रहा है जी बेचने का जो काम है, व्हीकल्स को, दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों को ऐसे कवर्स के साथ में, इंश्योरेंस के कवर्स के साथ में जो मल्टी ईयर के होंगे, 1 साल का नहीं, 5 साल का, 10 साल का। कह रहा है ये जो काम है ना, हो सकता है ये सही तरीका ना हो, क्योंकि भारत में लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, बिना इंश्योरेंस की गाड़ियां चलाते हैं, फिर एक्सीडेंट होते हैं तो जेब से पैसा लगता है, लोग जो है कर्जों के नीचे आ जाते हैं। तो आप ऐसे लोगों को सीधा करने के लिए 10-10 साल का इंश्योरेंस कवर अगर जरूरी कर देंगे तो ये सही तरीका नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक मोपेड या छोटी मोटी स्कूटर भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा मोपेड का भी देना है, स्कूटर का भी देना है और 10 साल का इंश्योरेंस भी लेना है। तो ये राइट वे नहीं है भारत में। चलिए, सेलिंग यहां पे सब्जेक्ट बनेगा, सेल करने के काम की बात हो रही है। वर्ब के आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, उसको हम जिरंड बोलते हैं। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना या समझ में आना चाहिए कि वर्ब भी सब्जेक्ट का काम या ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है अंग्रेजी में। यहां पे व्हीकल्स की बात नहीं हो रही, यहां व्हीकल्स को बेचने की बात हो रही है। सेलिंग व्हीकल्स इज नॉट द राइट वे, स्मोकिंग इज नॉट हेल्पफुल। चलिए, सेलिंग यहां पे सब्जेक्ट में नॉट भी बनेगी इसकी वर्ब। मल्टी ईयर कवर लिखा हुआ है, इसको मैंने इंश्योरेंस कवर बोला, और यही होता है एक मैच्योर या परिपक्व रीडर की निशानी। जरूरी नहीं है हर चीज सेंटेंस में लिखी जाए। जब व्हीकल की बात हो रही है तो कौन सा कवर होगा व्हीकल पे? व्हीकल पे कौन सा कवर होगा? व्हीकल पे कोई छाता तो लगा नहीं होगा, कोई लेमिनेशन भी नहीं होगी। व्हीकल पे कवर का मतलब इंश्योरेंस कवर। जब रीड करते हो तभी ये समझ आपकी डेवलप होती है, कोई आपको किसी फॉर्मूला के साथ नहीं सिखाया जा सकता। कोशिश करें क्लासेस में रेगुलर रहें और रोज रीड करें 10 से 15 मिनट। चलिए, अब इस आर्टिकल की आपको वोकैब दिखाएंगे। 4-5 वर्ड्स हैं जो इस क्लास में आप देखेंगे, शुरू में पढ़ लो उनको ताकि बीच में आपको बार बार रुकना ना पड़े। एक और नई एक्सरसाइज कर रहा हूं मैं, दिखाता हूं आपको, 1 सेकंड। ये आपका आज का क्विज भी है। इस क्लास में आप जो सीखने वाले हैं, इस क्विज पे आप अप्लाई करना। क्लास के अंत में इसका सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा तो आपको पता लगे आपने क्या क्या सीखा। चलिए, एक्सरसाइज आज की ये है जी, मेरे पास है कुछ फ्रेजल वर्ब्स, और फ्रेजल वर्ब्स कैसे एक ही वर्ड के ऊपर बेस्ड हैं। फ्रेजल वर्ब्स सबको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, जो कॉमन फ्रेजल वर्ब्स हैं 300-400 अभी आपको दिखाऊंगा। पहले ये सीख लो फ्रेजल वर्ब होती क्या है, फिर उनको याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? आपको कोई वर्ब देंगे, नॉर्मल सी कोई वर्ब, और उस वर्ब के आगे एक स्पेशल प्रेपोजिशन फिक्स कर देंगे। फिक्स कर देंगे मतलब उसके आगे लगा देंगे। स्पेशल होगा इसलिए क्योंकि उसी को ही लगाना है, कोई और लगाओगे तो कुछ और मीनिंग निकलेगा। तो जैसे ही वो वर्ब और उसके आगे का प्रेपोजिशन और कभी कभी एडवर्ब भी अगर जुड़ जाएं तो वो वर्ब अपना रूप बदल लेती है और मीनिंग बदल लेती है। इसी को बोल देते हैं फ्रेजल वर्ब।
तो फ्रेजल वर्ब क्या है? नॉर्मल वर्ब के आगे आपने एक स्पेशल प्रेपोजिशन ऐड किया हुआ है और वो वर्ब और प्रेपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है फ्रेजल वर्ब, क्योंकि उसका एक स्पेशल मीनिंग, अलग मीनिंग होता है। तो ऐसी कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स है भाई? इनको याद करने का तरीका ये है जी, आप एक एक करके वर्ड पकड़ें जो कॉमन है, जैसे कि मेक वर्ब, डील वर्ब, पुट वर्ब। अब पुट के आगे आउट लगा दूं तो पुट आउट बन जाएगा, पुट आउट का मतलब है आग बुझाना। तो एक एक वर्ब पकड़ो आप, और उसकी 10-10, 5-5 जो कॉमन बनती है फ्रेजल वर्ब्स वो आपको पकड़ लेनी है। आज मैं आपको डील वर्ब की 3-4 जो फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं सब एक साथ करवा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे आपको ये भी बताएंगे कि ये एक्सरसाइज वोकैब को इस तरीके से हैंडल करना आप कैसे कर सकते हैं इस बुक के सहारे, जिसे मैं भी यूज कर रहा हूं, ओसवाल की वोकैबुलरी बिल्डर। चलिए देखिए, वर्ब है अपने पास डील। डील का मतलब आप समझते हैं, यानी डील करना किसी से, डील करना यानी सौदा करना। अब डील के साथ मैं विद लगा दूं, अब सौदा करने की जगह डील विद का मतलब कुछ और होता है। अंग्रेजी में डील विद का मतलब है किसी चीज से निपटना, सामना करना, सौदा करना नहीं। डील का मतलब क्या है? सौदा करना। डील हुई हमारी, है ना? अब वो डील, वो वाली डील नहीं रह गई, अब डील विद लग गया, तो डील का मतलब हो गया डील विद का किसी का सामना करना। जैसे सेंटेंस है, द गवर्नमेंट मस्ट डील विद राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार को सामना करना होगा या निपटना होगा इस समस्या से। किससे भाई? बढ़ती हुई महंगाई जो है, अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोजगारी से। यह है डील विद का पहला मीनिंग। एक और मीनिंग भी है डील विद का, किसी बात की डिस्कशन करना, कंसीडर करना, चर्चा, विचार विमर्श करना। देखो दूसरा वाला मीनिंग कैसे अप्लाई होगा। द रिपोर्ट डील्स विद सेवरल इकोनॉमिक चैलेंजेस। ये किताब, ये रिपोर्ट चर्चा करती है, विचार करती है, प्रेजेंट करती है बहुत सारे आर्थिक चुनौतियों को, इकोनॉमिक चैलेंजेस को। तो बहुत सारे चैलेंजेस का जिक्र आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। इट डील्स विद सेवरल इकोनॉमिक इश्यूज। तो ऐसे लगा जी, डील से डील विद बन गई एक फ्रेजल वर्ब। अब देखो विद की जगह पे, विद की जगह पे डील के बाद मैं इन लगा दूं मान लो, तो डील इन समथिंग बन जाएगा। समथिंग कोई भी चीज हो सकती है, मतलब होता है किसी चीज का व्यापार करना, खरीद फरोख्त करना, ट्रेडिंग करना। जैसे द कंपनी डील्स इन सॉफ्टवेयर। कंपनी जो है व्यापार करती है सॉफ्टवेयर का, बनाती है, बेचती है, खरीदती है, सारे काम इस तरह के करती है सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए, तो कंपनी डील्स इन सॉफ्टवेयर। तो इन प्रेपोजिशन डील के बाद लगते ही अपना मीनिंग देती है व्यापार करने का। विद प्रेपोजिशन डील के साथ अपना मीनिंग देती है किसी का सामना करने का या किसी चीज पे विचार विमर्श करने का। एक और प्रेपोजिशन लग के डील के बाद आप एक नया फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं, डील आउट समथिंग। डील आउट का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे 15 अगस्त पे आपको इंडिपेंडेंस डे पे लड्डू मिलते थे ना स्कूल में, तो आपके टीचर्स डील आउट करते थे लड्डूज टू ऑल ऑफ यू। यूज करके दिखाता हूं आपको मैं। द ऑफिसर डेल्ट आउट द फॉर्म्स टू एप्लीकेंट्स। ऑफिसर ने डील वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के डेल्ट, डील आउट किया। डील की सेकंड फॉर्म है डेल्ट, तो पास्ट टेंस में उसने डील आउट किया, डेल्ट आउट किया फॉर्म्स को, सभी एप्लीकेंट्स को, यानी बांट दिया। बांटने को डील आउट करना और डिश आउट करना भी बोलते हैं। आज डिश आउट, ये डिश नाम की जब फ्रेजल वर्ब करवाएंगे, डिश वर्ड से बनने वाली, वहां पे इस वाली को भी आप देखेंगे। तो ये तरीका था इस डील वर्ड पे बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब सीखने का। ये 3 ही बनती हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और मैं आपको ये रेकमेंड करता हूं कि वोकैब को स्ट्रक्चर्ड तरीके से कवर करें। अंग्रेजी में हजारों लाखों वर्ड्स हैं, सारे अगर पढ़ने जाओगे, हर वर्ड को याद करने जाओगे, तो वो कचरे में से सुई बीनने जैसा काम होगा, जो बड़ा मुश्किल है। वर्ड्स को इस तरीके से पकड़ने का एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ओसवाल बुक्स की वोकैब बिल्डर किताब। इस किताब को मैं यूज कर रहा हूं पर्सनली, और मैंने इसमें यह पाया कि वोकैब को बहुत अच्छे और स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको सिखाया गया है। इसमें बेइंतहा लाखों वर्ड्स नहीं है मोटी मोटी किताबों की तरह। उन सभी वर्ड्स को जो आपके एग्जाम्स के लिए, आपकी डे टू डे लाइफ के लिए रेलिवेंट है, उनको चैप्टर्स के अंदर तोड़ करके बताया गया। जैसे एक चैप्टर है फॉरेन वर्ड्स का, इसमें सारे आपको फॉरेन वर्ड्स, एड नोजियम, एड लिबिडम, क्विड प्रो क्यो, तो ऐसे 100 के आसपास फॉरेन वर्ड्स आपको एक साथ समझाए गए हैं। और सबसे अच्छी चीज है, किताब को रूट वर्ड्स के सारे बनाया गया, तो आपको कम से कम याद करना पड़े और रूट वर्ड्स के साथ ही आप अंग्रेजी को सीख पाएं, वोकैब को पकड़ पाएं। ओसवाल वोकैब बिल्डर किताब अवेलेबल है ओसवाल की वेबसाइट पे और अमेजोन पे, जहां से आपको ठीक लगे आप इसको अवेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लिंक पे क्लिक करें, ओसवाल बुक्स की वेबसाइट खुलेगी, सिलेक्ट करें वोकैब बिल्डर को, बाय नाउ या ऐड टू कार्ट करें, और जो भी प्राइस आपको दिखाए उस प्राइस पे कूपन लगा लेना YT10। जैसे इस कूपन को आप लगाएंगे, आपका प्राइस घट के हो जाएगा 310 रुपए के आसपास।
डिलीवरी चार्ज लगता है, अमेजोन पे भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। ऑफकोर्स ये चार्ज डिपेंड करता है आप कितना बड़ा ऑर्डर कर रहे हैं। शायद 500 रुपए से बड़े ऑर्डर्स पे डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है। चलिए अवेल कर सकते हैं इस किताब को, फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अब आ जाओ आर्टिकल की वोकैब पे। आज की फर्स्ट जो वर्ड जो आप देखने वाले हैं वो है क्रैकडाउन। देखिए गलत चीजें, इलीगल कामों पे जब शिकंजा कसा जाता है सरकार के द्वारा, कड़ी कार्रवाई जो होती है, उस कार्रवाई को ही अंग्रेजी में क्रैकडाउन बोलते हैं। ये वर्ड क्लैम्प डाउन से भी मिलता जुलता है। क्लैम्प वर्ड का मतलब ही अंग्रेजी में शिकंजा होता है, शिकंजा कसना, क्लैम्प डाउन करना। द गवर्नमेंट्स क्रैक डाउन और क्लैम्प डाउन ऑन इलीगल माइनिंग हैज शेकन द सैंड माफिया। सरकार की कड़ी कार्रवाई ने इलीगल माइनिंग पे या अवैध खनन पे हिला करके रख दिया है, शेक कर दिया है सैंड माफिया को। सैंड माफिया वो इलीगल ग्रुप्स हैं जो जमीन से बिना सरकार को पैसा दिए रेत को, बालू को और टाइल्स को, पत्थरों को निकाल के बेचते हैं, सैंड माफिया। चलिए एक और वर्ड आएगा आज की क्लास में, विंडफॉल। देखिए विंडफॉल एक ऐसी फॉल है जो विंड के साथ हुई है। आपके घर में आकर के अचानक से बड़े बड़े नोट जो है 500 1000 के गिरने लगे हवा के साथ, तो आप बोलते हो ना कि आज मुझे फायदा हो गया। हालांकि गिरते नहीं है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से कभी ना कभी आपको फायदा हुआ होगा। कहीं पैसे पड़े हुए मिल गए होंगे, कहीं एक की जगह 10 रुपए मिल गए होंगे। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को और खास करके पैसों से जुड़े हुए आर्थिक लाभों को अंग्रेजी में विंडफॉल बोलते हैं। इसको याद रखने का तरीका यही है जी, पैसा फॉल हो रहा है विंड के साथ, हवा के साथ आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। द अनएक्सपेक्टेड टैक्स रेवेन्यू प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद अ विंडफॉल। अचानक से मिलने वाला जो टैक्स का रेवेन्यू है जो एक्सपेक्टेड नहीं था, उसने सरकार को एक विंडफॉल दिया, बड़ा फायदा दिया। जैकपॉट या बोनांजा सरकार को लाके दिया। जैकपॉट और बोनांजा बड़े कॉमन से वर्ड्स हैं अचानक से होने वाले फायदों के। चलिए एक और वर्ड आएगा आज की क्लास में, अगला है जी फ्लाउट। देखिए फ्लाउट का मतलब होता है कानून की, नियमों की धज्जियां उड़ाना, खुलेआम किसी नियम की अवहेलना करना, मानने से मना कर देना। जैसे मैनी व्हीकल ओनर्स कंटिन्यू टू फ्लाउट मैंडेटरी इंश्योरेंस रूल्स। बहुत सारे व्हीकल ओनर्स हैं वो आज भी जारी हैं, कंटिन्यू हैं फ्लाउट करना या धज्जियां उड़ाना इंश्योरेंस के रूल्स की, बिना इंश्योरेंस किए ही सड़कों पे अपने व्हीकल चलाते हैं। देखिए फ्लाउट वर्ड को डिफाई करना भी बोलते हैं, अवहेलना करने को या कानून को ना मानने को। और इसके लिए एक अपने पास एडियम भी है, टर्न अ डेफ ईयर टू रूल्स या अथॉरिटी। डेफ यानी बहरा, ईयर यानी कान। तो जब आपको कोई कानून या अथॉरिटी बताए तो आप अपना वो कान आगे कर दो जो बहरा है, यानी सुनने से मना कर दो। तो यही हुआ कानून की धज्जियां उड़ाना, टर्न अ डेफ ईयर टू समथिंग। तो ये फ्रेजल वर्ब, ये इडियम, इससे कनेक्ट करके रखना। फ्लाउट से मिलता जुलता एक और वर्ड भी है फ्लॉन्ट, जो बहुत बार आपको रीडिंग में मिलेगा। ये अलग वर्ड है। फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना। जैसे नई ड्रेस पहनने के बाद कोई महिला अपनी ड्रेस सबको दिखा रही हो, कोई आदमी नई गाड़ी लेने के बाद में सबके सामने है ना उसको हॉर्न बजा करके सबका ध्यान खींच रहा हो। तो जब आप ऐसे काम करते हैं तब आप फ्लॉन्ट करते हैं, दिखावा करते हैं। फ्लाउट के अंदर आप कानून को मानने से मना करते हैं। चलिए आज का एक और वर्ड है नज। नज आपने बहुत बार किसी को करते हुए देखा होगा या आपके साथ भी हुआ होगा। जब आप किसी को बढ़ावा दे रहे होते हो कि यार आप ये काम कर सकते हो, अंदर से आपको लग रहा है शायद नहीं कर पाएगा या मैं नहीं बोलूं तो नहीं करेगा, लेकिन कोई आपको अगर बढ़ावा देखे तू कर सकता है भाई, कोशिश तो कर। अंग्रेजी में इसी को नज करना बोलते हैं, हल्का सा प्रोत्साहन देना कि कोई आदमी किसी काम में लग जाए। द पॉलिसी नजेस व्हीकल ओनर्स टुवर्ड्स रिन्यूइंग देयर इंश्योरेंस। ये पॉलिसी नज करती है, प्रोत्साहित करती है व्हीकल ओनर्स को। और किस तरफ नज करती है भाई, कि वो रिन्यू करें या फिर से जिंदा करें, फिर से न्यू बनाएं अपने इंश्योरेंस को, जो एक्सपायर्ड इंश्योरेंस है उसको फिर से रिन्यू करें। नज के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड अंग्रेजी में प्रोड। प्रोड वो लकड़ी है जिससे कोई लकड़हारा, लकड़हारा क्यों बोल रहा हूं मैं, शेफर्ड, बकरियां चराने वाला शेफर्ड जो होता है वो अपनी बकरियों को डायरेक्ट करता है कि इस दिशा में चलो, इस डायरेक्शन में जाओ। तो वो प्रोड नाम की लकड़ी होती है, उससे ही वो चलाता है। तो वो नज करने जैसा ही है, आप उन बकरियों को बता रहे हो कि कहां जाना है। तो ये वर्ड इसका सिनोनिम है। बाकी परसुएड करना, किसी को मनाना, ये इसका सिनोनिम बन सकता है। एक और वर्ड आएगा आज की क्लास में, स्टबन। स्टबन का मतलब होता है ढीठ, जिद्दी, मानने से जो मना कर देता हो, आसानी से मानता ना हो। स्टबन एक एडजेक्टिव है। डिस्पाइट द एविडेंस ही रिमेन्ड स्टबन ऑन हिज डिसीजन। पूरे एविडेंस देने के बाद भी, पूरे सबूत मिलने के बाद भी वो जिद्दी बना रहा अपने फैसले पे। ऐसा आदमी जो मानने से मना कर देता हो बातों को, उसको हेड स्ट्रॉन्ग
और ऑब्स्टिनेट भी बोलते हैं। ये जिद्दी और ढीठ के बड़े अच्छे सिनोनिम्स हैं। आज के क्विज में मैंने इन वर्ड्स को आपसे पूछा है। देखिए समरी ये है कि भारत में और दुनिया भर में कोई भी गाड़ी, व्हीकल, दोपहिया तिपहिया अगर सड़क पे है तो उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है और व्हीकल सड़क पे चल रहा है तो ये कानूनी अपराध है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो और सामने वाले को चोट लगे या उसकी जान चली जाए तो उसके घर वालों को आप हर्जाना दे सको उस इंश्योरेंस के जरिए। आपकी जगह आपकी इंश्योरेंस कंपनी उस आदमी से निपटेगी, उसके परिवार को हर्जाना देगी। अब लोग ये सोचते हैं कि थर्ड पार्टी क्यों करवाएं, सामने वाले के हर्जाने के लिए हर साल मैं 1500 रुपए क्यों खर्च करूं अपनी एक्टिवा के व्हीकल के इंश्योरेंस के लिए। लेकिन यहीं पे आपकी इग्नोरेंस, आपकी अज्ञानता सामने आती है। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके पास नहीं है और वो आदमी चोट लगने पे या जान जाने पे उसका परिवार आपको कोर्ट तक ले गया तो फिर वो जितना पैसा मांगेंगे ना वो आपको देना पड़ेगा अपनी जेब से, चाहे उसके लिए घर बेचना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, दुकान बेचनी पड़े, और अगर नहीं दोगे तो 5-10 साल की जेल भी हो सकती है। तो इसलिए सरकार बोलती है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना आपका व्हीकल सड़क पे आना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारे देश में होता क्या है, 10 में से 6 व्हीकल्स ऐसे हैं जिनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है और एक्सीडेंट होने पे इन लोगों को जेलें होती हैं और इनके घर परिवार और जमीनें बिक जाती हैं। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि भारत जिद्दी लोगों का देश है। इस इंश्योरेंस की मानसिकता को लोगों से बदलना होगा। सरकार एक नया कानून ला रही है जिसमें 10 साल का इंश्योरेंस आपको एक साथ लेना होगा नई व्हीकल पे। कह रहा है ये कानून बिल्कुल सही नहीं है, इससे काफी लोग नया व्हीकल ले ही नहीं पाएंगे। आप लोगों को एजुकेट करो और जो नई इंश्योरेंस लेते हैं उन पे फाइन मारो, आपके पास सारा डेटा है। ऐसे 10-10 साल का मैंडेटरी इंश्योरेंस अगर लगाओगे तो लोगों का व्हीकल लेना मुश्किल हो जाएगा। तो बस इसी चीज को आर्टिकल में बताया गया। बिना देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। वीडियो को पॉज करें और मीनिंग निकालें जितना आप निकाल सकते हैं, फिर मेरे साथ पढ़ना मिलके आप मैच कर पाओगे। चलिए, कह रहा है जी अबाउट 60% ऑफ व्हीकल्स इन इंडिया आर अनइंश्योर्ड। कह रहा है जी लगभग 6%, 60% व्हीकल जो हैं भारत में वो अनइंश्योर्ड हैं, यानी उनका कोई इंश्योरेंस नहीं हुआ। थर्ड पार्टी तो, फर्स्ट पार्टी तो क्या होना, थर्ड पार्टी भी नहीं हुआ। कह रहा है दिस मीन्स इफ वन ऑफ देम हिट्स यू योर चांसेस ऑफ गेटिंग कंपनसेशन आर डिम। कह रहा है इस चीज का मतलब ये है, दिस मीन्स अगर इफ उनमें से कोई भी व्हीकल इन 60% में से आपको हिट कर दे, आपको ठोक दे, तो आपके जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी हैं एक हर्जाना पाने की सामने वाले से, वो डिम हैं, बहुत धुंधले हैं, ना के बराबर हैं। उसने इंश्योरेंस करवाया नहीं, उसके पास है भी नहीं। अब जान चली जाए किसी परिवारजन की, उससे आप जो है कुछ हर्जाना मांग सको तो आप वो भी नहीं मिलेगा, आप उसको जेल हो जाएगी, बस आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो ये है इसका मतलब। दिस की वर्ब है मीन्स, वन ऑफ देम की वर्ब है हिट्स। अब एक दो चीजें देखने वाली है यहाँ पे। कॉम्पनसेशन वर्ड को देख लेना, हर्जाने को बोलते हैं रिकम्पेंस। इसके लिए रिकम्पेंस, इसके लिए कॉमन सा वर्ड है हर्जाने का। डिम का मतलब होता है बिल्कुल धुंधला। वो डिम लाइट भी देखी होगी ना आपने, धुंधली सी लाइट्स, डिम नहीं, ना के बराबर। फर्स्ट जो केस आपको देखना है वो है परसेंटेज का। अंग्रेजी में परसेंटेज की खुद की कोई वर्ब नहीं है। यहां पे वर्ब देख रहे हो आर, ये वर्ब जो है प्लूरल वर्ब, इस परसेंटेज की नहीं है। 60% के लिए आर लगा दूं, 40% के लिए एज लगा दूं, ऐसा नहीं होता। वर्ब जो लिखी हुई है वो है इस परसेंटेज के बाद में ऑफ नाम के नाउन, ऑफ नाम की प्रपोजिशन के बाद में रखे हुए नाउन के लिए। क्योंकि यहां व्हीकल्स है इसलिए वर्ब प्लूरल है। अगर यहां कोई सिंगुलर नाउन होता, अगर यहां कोई सिंगुलर नाउन होता तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाती। तो पहली चीज तो ये देखें, परसेंटेज की खुद की कोई वर्ब नहीं होती। दूसरी चीज, वन ऑफ मतलब में से एक। जब भी आप ऐसा बोलते हैं में से एक, तो यानी एक से ज्यादा चीजें हैं और उन्हीं में से एक की बात कर रहे हैं। इसलिए वन ऑफ के बाद में एक से ज्यादा चीजें रखी जाए, यानी प्लूरल नाउन रखा जाए। मेरे दोस्तों में से एक, मेरे पड़ोसियों में से एक, तो वन ऑफ देम, देम यहां पे एक प्लूरल प्रोनाउन है, इन व्हीकल्स की बात कर रहा है। याद रखें हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हो वन ऑफ के बाद। कह रहा है इट इज अ सोबरिंग थॉट बट नॉट शॉकिंग बिकॉज दिस वॉज द केस इन 2012, इन 2018 एंड रिमेन्स सो नाउ। कह रहा है ये जो चीज हमने बताई आपको कि 60% गाड़ियों का कोई इंश्योरेंस है ही नहीं, कह रहा है ये एक थॉट है, ऐसी ख्याल है जो सोबरिंग है। देखिए सोबर का मतलब होता है सीरियस, अनएक्साइटेड, काम। अगर कोई थॉट सोबरिंग है ना तो वो आपको सीरियस कर देगी, अचानक से गंभीर कर देगी, सोचने पे मजबूर कर देगी। कह रहा है ऊपर जो हमने बात बताई ये एक सोबरिंग थॉट है,
सीरियस कर देने वाला ख्याल है, लेकिन ये शॉकिंग बिल्कुल भी नहीं है, आपको हैरान बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि ये हमेशा से ही ऐसा था, आज नहीं हुआ है, क्योंकि यही केस हुआ करता था 2012 में, आज से 14 साल पहले, 18 में, आज से 8 साल पहले, और आज भी ऐसा का ऐसा ही है। मतलब हम भारत में 60% व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, आज की बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही होता है। इट की वर्ब है इज, दिस की वर्ब है वॉज, और दिस की दूसरी वर्ब है रिमेन्स। दिस वॉज द केस इन 2012, 2018 एंड दिस रिमेन्स सो नाउ। कह रहे व्हाट इज इंटरेस्टिंग दो इज द स्टबर्ननेस ऑफ दिस नंबर। कह रहे जो चीज इंटरेस्टिंग है ना, जो रुचिकर चीज है, जिसको सुन के आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए, हालांकि वो है जिद्दीपना, ढीठपना, स्टबर्ननेस इस नंबर की, इस आंकड़े की 60% इंश्योरेंस ना होने के। तो इंटरेस्टिंग बात यही है कि भारत में लोग इतने जिद्दी क्यों हैं, इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाते, 60% ऑफ व्हीकल्स बिना इंश्योरेंस के क्यों आते। चलिए, व्हाट की वर्ब इज, याद रखें व्हाट से, वाई से, व्हेन से, वेयर से, हाउ से, जब भी कोई सेंटेंस शुरू हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना लगाओ, क्वेश्चन मार्क ना लगाओ, तो फिर ये व्हाट हाउ वाला पूरा जो क्लॉज है ये अपनी खुद की वर्ब लेगा और हमेशा सिंगुलर होगी। व्हाट इज इंटरेस्टिंग, जो चीज इंटरेस्टिंग है वो क्या है, इज द स्टबर्ननेस। ये पूरे क्लॉज से, व्हाट से बनने वाले पूरे क्लॉज ने एक वर्ब ली है इज। व्हाट का मतलब है जो चीज, हाउ का मतलब है कैसे, व्हेन का मतलब है कब, वेयर का मतलब है जहां या कहां। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क को पकड़ें और इन वर्ड्स को देखें। अगर ये बिना क्वेश्चन मार्क के आए हुए हैं, शुरू में आए हुए हैं, तो समझ लो अपनी वर्ब लेंगे और हमेशा सिंगुलर होगी। इज लगेगा, वॉज लगेगा, हैज लगेगा। स्टबर्ननेस, जिद्दीपना, हेड स्ट्रॉन्ग को स्टबर्न बोलते हैं, जिद्दी को, ढीठ को। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, आराम से वीडियो को पॉज करना है। Vehicle sales in India have increased tremendously over the past 2 decades. व्हीकल की जो सेल्स हैं भारत में इंक्रीज हो गई हैं, बढ़ गई हैं बहुत बड़ी मात्रा में, ट्रिमेंडसली, ट्रिमेंडसली यानी इनॉर्मसली, बहुत बड़े पैमाने पे, तो लार्ज स्केल जो है बढ़ चुकी हैं पिछले 2 दशकों के दौरान, ओवर द पास्ट 2 decades. So, if only 40% owners care to buy insurance, even though it is mandatory, what does it say about us as a people? कह रहा जी, इस प्रकार से अगर सिर्फ 40% व्हीकल ऑनर्स इस चीज की केयर करते हैं, सावधानी बरतते हैं कि वो इंश्योरेंस बाय करें, यहां तक कि तब जब ये जरूरी है, कानून के हिसाब से मैंडेटरी है, कह रहा सिर्फ तब भी 40% ही लोग बाय करते हैं, तो क्या बताता है, व्हाट डज इट से हमारे बारे में, अबाउट अस एज ए पीपल, एक तरह के लोगों के। चलिए, सवाल पूछ रहा है आपसे कि इतने सालों बाद भी 60% लोग नहीं करा रहे, तो इसके बारे में आप, अपने बारे में आप कैसा सोचते हैं एज एन इंडियन। चलिए, 40% ऑनर्स की वर्ब है केयर, केयर टू बाय इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस बाय करने की ख्याल करना या केयरफुल रहना। मैंडेटरी होता है जरूरी, एसेंशियल। यहां पे सवाल पूछा हुआ है, देखो पहले भी वर्ड आया था लेकिन सवाल नहीं पूछा हुआ था, क्वेश्चन मार्क नहीं था, तो वर्ड को हमने अलग से वर्ब दी थी, पूरे क्लॉज को हमने भी अलग से वर्ब दी थी। इस केस में क्लॉज की अलग से वर्ब नहीं आएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ चुका है। तो व्हाट डज इट से, व्हाट यहां पे सवाल पूछ रहा है, इट की वर्ब है डज से। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले क्यों आई है, क्योंकि व्हाट हाउ व्हेन वेयर व्हाई, जब भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं और सवाल पूछते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। व्हाट डू यू वांट, वेयर हैज शी गॉन, व्हेन विल इट हैपन, व्हाई डू यू से दैट। याद है ना आपको, वर्ब्स को हमेशा इन वर्ड्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। चलिए, बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, सर ये ओवर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग क्यों नहीं लिखा हुआ। दौरान के लिए अंग्रेजी में वर्ड यूज होता है ड्यूरिंग, तो ये ओवर क्यों लिखा हुआ है। याद रखें, जब भी दौरान की बात हो, ओवर और ड्यूरिंग दोनों में से कोई भी वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड, ओवर द लास्ट डेकेड, है ना। कह रहा है जी, वी आर द वर्ल्ड्स रोड एक्सीडेंट कैपिटल। कह रहा है हम राजधानी है दुनिया की रोड एक्सीडेंट्स की। अगर रोड एक्सीडेंट नाम का एक मुल्क होता तो उसकी राजधानी भारत होती, इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स यहां पे होते हैं। लैक्स ऑफ पीपल आर इंजर्ड और किल्ड एवरी ईयर एंड द होल कंपनसेशन मैकेनिज्म ब्रेक्स डाउन विदाउट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। कह रहे लाखों लोग इंजर्ड होते हैं और जान दे देते हैं, हर साल मारे जाते हैं, और ये पूरा का पूरा हर्जाना देने का जो मैकेनिज्म है, सिस्टम है इंश्योरेंस के जरिए, ये चकनाचूर हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के। लैक्स ऑफ पीपल की वर्ब है आर इंजर्ड, आर किल्ड पैसिव वॉइस में, लोग चोटें खाते हैं, इंजर्ड होना चोट खाना, किल्ड होना मारा जाना।
कंपेंसेशन मैकेनिज्म यानी सिस्टम, इसकी वर्ब है ब्रेक्स डाउन। मैकेनिज्म आप समझते हैं, ब्रेक डाउन हो जाना। अब ये ब्रेक नाम की वर्ब से फ्रेजल वर्ब बनी हुई है, कभी ब्रेक करवाऊंगा वहां आएगा ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन, ब्रेक इन। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है चकनाचूर हो जाना। ये पूरा सिस्टम ही चकनाचूर है भारत में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस व्हीकल्स का ना होने की वजह से। अब ये बताएगा थर्ड पार्टी मींस अदर देन द ऑनर हु इज हार्म्ड बाय द ऑफेंडिंग व्हीकल। थर्ड पार्टी का मतलब ये है ऐसा कोई आदमी, समवन, जो ऑनर के सिवा हो और जो हार्म्ड हो जाए, जिसको चोट लग जाए, जिसको नुकसान हो उस व्हीकल के द्वारा जो ऑफेंडिंग है, जो गलत तरीके से चल रहा था या जिसने चोट आपको मारी है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कौन सा इंश्योरेंस हुआ? आप जिसको ठोकोगे, जिसकी जान ले लोगे, भगवान ना करे लो, उस आदमी का इंश्योरेंस जो आप करवा रहे हो अपनी गाड़ी पे, वो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। हर व्हीकल को ये होना जरूरी है। थर्ड पार्टी वर्ब है इसकी मींस, हु की वर्ब है इज हार्म्ड। चलिए, ऑफेंडिंग व्हीकल, जिसने ऑफेंस किया हो, जिसने गाड़ी ठोकी हो, ऑफेंडिंग वही होता है, बड़े व्हीकल को ऑफेंडिंग बोलते हैं। अब एक प्यारा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाते हैं। देखो, आपने बहुत जगह सीखा होगा द कब लगाना है, द कब नहीं लगाना। जैसे पहाड़ों के माउंटेन रेंजेस के आगे द लगता है, लेकिन इंडिविजुअल पीक के आगे नहीं लगता। नदियों के नाम के आगे लगता है, लेकिन तालाबों के नाम के आगे नहीं लगता। मैं वहां नहीं जा रहा, मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रहा हूं स्पेसिफिक, जो अपने आगे द लेते ही हैं। जैसे कि डायरेक्शंस, दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जैसे ये वर्ड्स टॉप, बॉटम, मिड, सेंटर। टॉप मतलब सबसे ऊपर, बॉटम मतलब सबसे नीचे, मिड और सेंटर यानी बीच में। जैसे कि ये दो वर्ड्स वर्ड और वेदर, जब मौसम की और दुनिया की बात हो, ये सारे वर्ड्स अपने आगे द लेते हैं। वेदर इज प्लेजेंट टुडे, मौसम आज अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन वेदर के आगे द नहीं लगाया आपने। शी स्टूड अप, शी स्टूड एट टॉप ऑफ द स्टेयर्स, वो खड़ी थी स्टेयर्स के या सीढ़ियों के टॉप पे, यानी सबसे ऊपर वाली, सबसे पहले वाली सीढ़ी पे खड़ी थी। तो शी स्टूड एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। द सन राइजेज इन ईस्ट, सन राइज करता है या निकलता है ईस्ट में, पूरब में। गलत बात है ये, सन वैसे भी पूरब में नहीं निकलता है, सन तो वहीं खड़ा है, हम घूम रहे हैं। पर अगर ये कहावत भी आप देखें तो ईस्ट नाम की दिशा के आगे आपको द लगाना चाहिए था। द सन राइजेज इन द ईस्ट, डायरेक्शंस के आगे हम द लगाते हैं। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है। अगर दिशाओं को एडवर्ब की तरह यूज करें और इनके पहले कोई प्रेपोजिशन ना हो, दिशाओं की बात कर रहा हूं सिर्फ, बाकियों के आगे तो होना ही है। अगर दिशाओं को, डायरेक्शंस को एडवर्ब की तरह यूज करें और इनके आगे प्रेपोजिशन ना हो, जब प्रेपोजिशन नहीं होगी तभी एडवर्ब होंगी, तब इनके आगे द का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे द शिप वॉज सेलिंग नॉर्थ, ये शिप जो है सेल कर रहा था या जा रहा था नॉर्थ दिशा में। यहां पे नॉर्थ जो है बिना प्रेपोजिशन के है, टू नॉर्थ नहीं लिखा हुआ हमने, यानी अब ये एडवर्ब बन चुकी है और एडवर्ब के आगे द नहीं लगता, तो टू द नॉर्थ मत लिख करके आना। द शिप वॉज सेलिंग ईस्ट, ईस्ट ही लिखना है, द ईस्ट नहीं लिखना। ईस्ट के आगे तब द लगाना है जब ये एक नाउन हो, डायरेक्शन की बात कर रहा हो, और इसके आगे प्रेपोजिशन लगाओ, टू ईस्ट, इन ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। चल, तो इस केस में आपने देखा वर्ड के आगे द वर्ड इसलिए द लगा के लिखा हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहे सो इन 2018 सुप्रीम कोर्ट केम अप विद एन आंसर टू द प्रॉब्लम। कह रहा है जी, इसलिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट केम अप विद हुई, टू कम अप विद समथिंग, यानी किसी आइडिया, ख्याल, विचार, किसी नए क्रिएटिव जो है थॉट के साथ में उसको डेवलप करना और उसको सबके सामने लेके आना। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट भी 2018 में एक जवाब के साथ में कम अप विद हुई, एक जवाब को, आंसर को लेकर के आई इस समस्या के सामने। क्या जवाब था? इट ऑर्डर्ड दैट एवरी न्यू कार बी सोल्ड विद 3 years थर्ड पार्टी कवर एंड न्यू 2 wheelers विद 5 years कवर। कह रहे इट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, ये ऑर्डर कर दिया कि हर एक नया जो कार है, न्यू जो कार है, वो सोल्ड हो या बेची जाए 3 साल के थर्ड पार्टी कवर के साथ, और जो नया 2 व्हीलर है उसको तो 5 साल का कवर लेना पड़े, 5 साल का इंश्योरेंस लेना पड़े। तो सब पता है हमें कि आगे आप इंश्योरेंस करवाओगे नहीं, नई एक्टिवा ले लोगे, 1 साल करवा लोगे, फिर नहीं करवाओगे थर्ड पार्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनका 5 साल का कर ही दो, पैसे ले लो इनसे। तो ये जवाब था इनका। इट की वर्ब है ऑर्डर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। कार की वर्ब है बी सोल्ड, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में।
अब ये प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड मैंने आपको अलग से क्लास में करवाया भी हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा अभी, छोटा सा इसको ओवरव्यू भी आपको भी देंगे। पहले पैराग्राफ हम पूरा करते हैं, ठीक है। बी सोल्ड यहां क्यों लिखा हुआ है, इसका प्रॉपर फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपने नहीं सीखा है तो आज सीख लोगे आप। कह रहा है जी दिस रूल सर्टनली गिव्स इंश्योरेंस मोर मनी ईच ईयर। कह रहा है ये जो रूल है ना, इसने निश्चित ही दे दिया इंश्योरेंस करने वालों को और ज्यादा पैसा हर साल। 5-5 साल का इंश्योरेंस एक साथ मिलने लगा उनको। इंश्योरेंस तो 2025 में जो गाड़ी ली 26 में, 2031 तक का उसका इंश्योरेंस का पैसा आपने दे दिया, तो इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा ही पैसा मिलने लगा। कह रहा है जी बट विदाउट बिहेवियरल चेंज अ 3-year कवर इज नो गुड 4th year ऑनवर्ड्स। कह रहा है लेकिन बिना एक व्यवहार में बदलाव के, बिहेवियरल चेंज के, 3 साल का जो कवर है ना इंश्योरेंस का, वो कोई भी अच्छी बेहतर चीज नहीं है, नो गुड है चौथे साल के बाद से। तो जब आपको इंश्योरेंस नहीं करवाना तो आप चौथे से नहीं करवाओगे। व्हीकल तो 15 साल चलाओगे आप, 3 साल का करवा लिया मान लो जबरदस्ती आपसे, बस फिर वो चौथे से तो आपने करवाना ही नहीं है। तो कह रहे अगर बदलाव आपके बिहेवियर में ना आए, आम आदमी की सोच में ना आए भारत में, तो ये बस 3 ही साल का इंश्योरेंस करवाया, चौथे साल से वही घोड़े वही मैदान। चलिए कवर की वर्ब है इज 4th year ऑनवर्ड्स, यानी चौथे साल से। कह रहे हैं एंड एज वी सॉ द 40-60 रेशियो ऑफ इंश्योर्ड टू अनइंश्योर्ड व्हीकल्स डिड नॉट बच। और कह रहा है कि जैसा कि हमने देखा भी कि 40-60 का जो रेशियो है, अनुपात है इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड व्हीकल्स का, ये बज नहीं हुआ, ये हिला भी नहीं। अंग्रेजी में बज का मतलब होता है अपनी पोजीशन चेंज करना। आप किसी बात पे अड़े हुए हो, मैंने आपको समझाया तो यू बज्ड, यानी पोजीशन बदल दिया आपने। तो ये 40-60 का रेशो है ना, ये कभी बज हुआ नहीं, ये उसी रेशो पे है, हमेशा का वैसा वैसा है। चलिए वी की वर्ब है 100, रेशो की वर्ब है डिड नॉट बज। कह रहा है जी दिस मीन्स या दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट्स 2018 ऑर्डर फेल्ड एज अ बिहेवियरल नज। कह रहा है इसका मतलब यही है कि 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ये फेल कर गया एक आपके बिहेवियर के अंदर आने वाले बदलाव के नज के तौर पे या प्रोत्साहन के तौर पे। कोई नज, कोई पुश फॉर एक्शन जो है इससे नहीं मिल पाया बिहेवियर लोगों का इंश्योरेंस को लेके, आज भी वैसा है। दैट की वर्ब है मीन्स, ऑर्डर की वर्ब है फिट। चलिए अब ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कर लेते हैं, बहुत आसान है। अगर कोई कमांड, ऑर्डर, सजेशन किसी को बताया जाए, तो जो बताने का तरीका है, जो बात आप दे रहे हो ऑर्डर के तौर पे, वो वर्ब की बेस फॉर्म में लिखी जानी चाहिए। यही होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल, या मिनिस्टर। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पुलिस जो है अरेस्ट कर ले मिनिस्टर को। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, विश कमांड सजेशन आ गया, दैट भी लग गया। अब वो बात लिखी जा रही है जो ऑर्डर दिया है, अब वो बात जो है बेस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। तो बेस फॉर्म क्या होती है अरेस्ट वर्ब की? अरेस्ट वर्ब की बेस फॉर्म होती है अरेस्ट। हर एक वर्ब जो है, कोई भी वर्ब लिख लो, पुट, कट, रीड लिख लो, रीड, कोई भी वर्ब ले लो, उसकी बेस फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसके पीछे एस या ईएस ना आ रहा हो। अगर रीड्स लिख रहे हो, कट्स लिख रहे हो, तो बेस फॉर्म नहीं है। बेस फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म के आगे का एस ईएस निकालना है। तो अरेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस ईएस के होगी अरेस्ट, तो सेंटेंस बनेगा कुछ ऐसा, द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द पुलिस अरेस्ट द मिनिस्टर। अब अगला देखो, द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द मिनिस्टर अरेस्ट। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मिनिस्टर गिरफ्तार हो जाए। मिनिस्टर गिरफ्तार करेगा या होगा? क्या गिरफ्तार पुलिस के अलावा कोई किसी को कर सकता है? एक आजाद भारत में, भारत जैसे देश में, क्या पुलिस के बजाय या किसी सुरक्षा एजेंसी के बजाय आपको कोई और गिरफ्तार कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी मिनिस्टर गिरफ्तार करेगा नहीं, कोर्ट का ऑर्डर यह है कि मिनिस्टर गिरफ्तार हो जाए। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड तो लगेगा बेस फॉर्म के साथ, लेकिन लगेगा पैसिव में। अब क्या करें, बेस फॉर्म लगानी है लेकिन पैसिव में लगानी है। तो पैसिव में क्या करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो और बेस फॉर्म की जगह बी लगा दो, ताकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और पैसिव दोनों बन जाए। द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द मिनिस्टर बी अरेस्टेड, बी अरेस्टेड। तो ये होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पैसिव के अंदर। जैसे यहां लिखा हुआ है एवरी न्यू कार बी सोल्ड, हर नई कार बेची जाए। कार थोड़ा ना बेचेगी कुछ, कार को बेचा जाएगा। हर नई कार भी सोल्ड विथ 3 years पार्टी कवर। चलिए लास्ट सेंटेंस आपको दिया जा रहा है, इसको होमवर्क माने, क्लास वर्क माने, इसको भी ट्राई देना। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करना। उन्होंने ये डिमांड किया कि सच जो है सबको बताया जाए। दे डिमांडेड दैट द ट्रूथ टेल टू एवरीवन। बताओ इसको पीएसएम में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में कैसे अप्लाई करें।
कमेंट्स में डाल दें, गलत या सही आपको फीडबैक देंगे। चलिए, मोटा मोटा आर्टिकल आपने पढ़ लिया है, अब जल्दी इसका कंक्लूजन ले लो फटाफट, मीनिंग निकालो जितना हो सके। कह रहा है जी, बट नाउ एससी हैज गॉन अ स्टेप फॉरवर्ड and increased mandatory third party cover for new cars and two wheelers to 4 years and 6 years respectively। कह रहा लेकिन अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो है जा चुकी है, हैज गॉन, शीज का मतलब होता है शी इज या शी हैज, अब यहां पे हैज वाला मीनिंग निकल रहा है तो मैंने हैज लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है एक कदम और आगे और उसने इंक्रीज कर दिया है मैंडेटरी यानी जरूरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर को नई कारों के लिए और टू व्हीलर्स के लिए 4 साल और 6 साल क्रमशः। तो पहले 3 साल 5 साल होता था, नई कार पे 3, नई बाइक पे 5। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि नहीं करवाओगे ना तुम चौथे साल से, तो अब तुम्हारी नई गाड़ी पे 4 साल का और नई एक्टिवा पे 6 साल का इंश्योरेंस आपको पहले ही ले लेना है, पहले ही पैसा आपको दे देना है। कह रहे दिस जस्ट किक्स द इंश्योरेंस कैन डाउन द फर्दर डाउन द रोड एंड एट दिस रेट वी वुड नीड टू स्टार्ट सेलिंग व्हीकल्स विद लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर लाइक रोड टैक्स। कह रहा है ये जो बात की है ना कोर्ट ने, ये सिर्फ किक करती है, लात मारती है इंश्योरेंस नाम के कैन को और आगे सड़क पे। आपने कभी ऐसा किया होगा, सड़क पे चल रहे हो और कोई कैन आ गया पैर में, कोई भी चीज आ गई, आप उसको लात मारते जा रहे हो, लात मारते जा रहे हो, उठा के साइड में नहीं कर रहे हो, बस लात मारते जा रहे हो। तो अंग्रेजी में किक द कैन डाउन द रोड का मतलब होता है मामले को आगे से आगे टालते जाना। सड़क पे कैन आपके रास्ते में आ रहा है लेकिन उठाओगे नहीं आप, बस उसको लात मार रहे हो, कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो उठाएगा। तो कह रहा है अब आपने इंश्योरेंस नुमा कैन जो है ना, इस क्वार्टर के साथ ही उसको लात मार दी है और आगे मामला और आगे आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कह रहा है और इस रेट पे और इस दर पे अगर हम चलें तो हमें जल्दी ही जरूरत होगी कि हम व्हीकल्स जो है सेल करें पूरे साल, पूरी जिंदगी के इंश्योरेंस कवर के साथ, जैसे कि रोड टैक्स आपको दिया जाता है। रोड टैक्स आपको एक ही बार देना होता है जब आप गाड़ी लेते हैं, ऐसे ही जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल देगी कि 15 साल का इनसे इंश्योरेंस भी एक साथ ले लो, क्योंकि आप तो यही कर रहे हो, पहले 3 फिर 5 फिर 7 हो जाएगा फिर 10 हो जाएगा। चलिए, दिस की वो जस्ट किक द इंश्योरेंस कैन फर्दर डाउन द रोड, देख लेना इसका मतलब क्या होता है, चीजों को आगे से आगे धकेलना। कह रहा है जी दैट इज अ बैड आइडिया फॉर सेवरल रीजंस। कह रहा है ये एक बैड आइडिया है 5-5 10-10 साल का इंश्योरेंस एक साथ करवाना। रीजंस इसके कई सारे हैं, सेवरल यानी कई सारे। पहला क्या है, फर्स्ट द इनिशियल बर्डन ऑन बायर्स। कह रहा है जी जो इनिशियल शुरुआती बर्डन बायर्स के ऊपर पड़ेगी 5-5 6-6 10-10 साल का इंश्योरेंस लेने की। कह रहा है इवन 3 इयर्स इज एक्सेसिव, यहां तक कि 3 साल का इंश्योरेंस भी जो शुरू में आपसे लिया जाता है जबरदस्ती, वो भी एक्सेसिव है, एक्सेस है, बियॉन्ड लिमिट्स है, जरूरत से ज्यादा है। कह रहा है सेकंड पेइंग इंश्योरेंस फॉर 3 4 5 और से 15 इयर्स टुमारो गिव्स देम अ विंडफॉल। कह रहा है दूसरी बात ये कि जो पे करोगे आप इंश्योरेंस को 3 साल 4 साल 5 साल और कहने को से 15 साल, कल भाई आज तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है 5 कर दो 10 कर दो 6 कर दो, कल हो सकता है कहने को 15 भी बोल दे। कह रहा है दूसरी बात यही है कि इन इंश्योरेंस कंपनियों को 5-5 10-10 साल और कहने को कल 15 साल भी देना पड़े तो ये इनको एक विंड फॉल देगा, एक अनएक्सपेक्टेड जो है बेनिफिट देगा, है ना, एकदम छप्पर फाड़ के पैसा मिलना। तो ये नहीं होना चाहिए, किसी को भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमारी जेब से ऊपर नहीं मिलना चाहिए। चलिए, पेइंग की वर्ब है गिव्स, ईयर्स की वर्ब है इज, एक्सेसिव यानी जो एक्सेस हो, जरूरत से ज्यादा हो, बियॉन्ड लिमिट हो, डिसप्रपोर्शनेट हो, इनऑर्डिनेट हो, ये सारे जो है हद से ज्यादा के सिनोनिम्स है। चलिए, तो क्या सोल्यूशन क्या है इसका, भाई सोल्यूशन बताएगा लास्ट में। ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो सरकार करती है, कर सकती है लेकिन करना नहीं चाहती वोट बैंक की वजह से। कह रहा है जी द रियल प्रॉब्लम इज गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू ट्रैक एंड पनिश दोज हु डू नॉट इंश्योर देयर व्हीकल्स। कह रहा है रियल प्रॉब्लम ये है सरकार की असक्षमता है, मजबूरी है, इनएबिलिटी है ट्रैक करने की, ढूंढने की और पनिश करने की, फाइन मारने की उन सभी ढीठ लोगों पे जो इंश्योर नहीं करवाते हैं अपने व्हीकल्स को, जो बिना इंश्योरेंस के व्हीकल चलाते हैं। सरकार चाहती नहीं है कि उनको पकड़ के उन पे फाइन मारा जाए। प्रॉब्लम की वर्ब है इज, हु की वर्ब है डू नॉट इंश्योर। ऐसा क्यों भाई? कह रहा है दिस शोज लैक ऑफ इंटेंट। ये जो बात सरकार कर सकती थी नहीं कर रही, ये दिखाती है हमें इरादे में कमी को, लैक ऑफ इंटेंट को। क्यों भाई? कह रहा है बिकॉज गवर्नमेंट्स वाहन डेटाबेस हैज ऑल द डिटेल्स अबाउट अ व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन, पीयूसी, इंश्योरेंस पेंडिंग
चलान्स एटसेट्रा। कह रहे क्योंकि सरकार का जो वाहन डेटाबेस है उसमें सारी डिटेल्स होती हैं किसी भी व्हीकल के रजिस्ट्रेशन, पीयूसी की, इंश्योरेंस की और पेंडिंग चलान्स की। एंड पुलिस कैन एक्सेस दीज इन रियल टाइम, और पुलिस वाले एक्सेस कर सकते हैं इसको, इस पूरी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं हाथों हाथ, रियल टाइम। रियल टाइम क्या होता है? आपने गाड़ी को रोका और हाथों हाथ उसी वक्त पे आपका सारा चिट्ठा भी आ गया उसके मोबाइल में, पुलिस वाले के। तो बाद में नहीं ढूंढवाना उसको, कहीं से लेके नहीं आना, मंगवाना नहीं है, बस नंबर डालना है। आप जब तक गाड़ी साइड में लगाओगे तब तक सारी कुंडली उसके फोन की स्क्रीन पे होगी। पर सरकार ये करती नहीं है, क्योंकि 60% आबादी को अगर फाइन मार दिया तो परसों जो इलेक्शन होना है किसी स्टेट में, उसको कौन वोट देगा? तो ये है रियल प्रॉब्लम। दिस की वर्ब है शोज इंटेंट यानी इरादा, डेटाबेस की वर्ब है हैज, डेटाबेस हैज ऑल द डिटेल्स। पुलिस की वर्ब है कैन एक्सेस, एक्सेस करना, किसी चीज तक अपनी पहुंच रखना, किसी चीज को है ना देख पाना, यूज कर पाना, एक्सेस करना। कह रहा है जी बट देयर इज नो क्रैकडाउन टू पुट फियर ऑफ लॉ इन फ्लाउटर्स हार्ट्स। कह रहे लेकिन कोई भी क्रैकडाउन नहीं होता है, कड़ी कार्रवाई नहीं होती है पुट करने के लिए, रखने के लिए फियर को, डर को, जो है कानून का फ्लाउट करने वाले फ्लाउटर्स के दिलों में, हार्ट में। फ्लाउट याद है ना, डिफाई करता हो, जो कानून का उल्लंघन करता हो, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाता हो। तो ये लोग जो बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी कड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं होती कि इनके दिल में कानून का डर बैठ सके। कह रहे द सुप्रीम कोर्ट हैज रिकमेंडेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू कैच अनइंश्योर्ड व्हीकल्स एंड वी एग्री विद इट। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड भी किया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो ताकि पकड़ा जा सके बिना इंश्योरेंस वाले व्हीकल्स को सड़कों पे चलते हुए। और हम भी अग्री करते हैं इस बात से, हमें भी, हमारी भी सहमति है। कह रहा है जी बट सेलिंग मैंडेटरी मल्टी ईयर इंश्योरेंस कवर्स इज नॉट अ गुड आइडिया। कह रहा है लेकिन बेचना जरूरी तौर पे कई सालों का इंश्योरेंस कवर, 5-5, 10-10 सालों का इंश्योरेंस का बीमा एक साथ, कह रहा है वो कोई भी गुड आइडिया नहीं है, इससे गरीब आदमी कभी भी व्हीकल नहीं ले पाएगा। सेलिंग की वर्ब है इज, मैंडेटरी का मतलब है आवश्यक। होपफुली पूरे आर्टिकल की आत्मा आपकी पकड़ में आ गई होंगी, इंश्योरेंस के बारे में पता लगा होगा आपको, और इस पे अगर आपको लिखने को दिया जाए या डिबेट करने को मिले तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे हुए हैं, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और क्यों लोग नहीं करवाते। चलिए, आप भी अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो जरूर से करवाएं। होता कुछ नहीं है, लेकिन जिस दिन हो जाता है उस दिन सब कुछ हो जाता है। केस भी अलग बनता है, जान लेने का भी केस बनाया जाता है अलग से अगर इंश्योरेंस ना हो, और जितना सामने वाली पार्टी आपसे पैसा मांगे आपको देना ही पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आज इसी क्लास के ऊपर बेस्ड। ऑथर ये इंप्लाई करता है कि सुप्रीम कोर्ट का 18 का ऑर्डर वो फेल कर गया आपके बिहेवियर में बदलाव लाने के नज के तौर पे। ऐसा इस ऑथर ने क्यों बोला? 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल का, 5 साल का इंश्योरेंस जरूरी कर दिया, उसके बाद भी आपका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, ऐसा क्यों लगता है इंश्योरेंस को? देखिए ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, मैं आंसर बता दूंगा उससे काम चलेगा नहीं, मीनिंग खुद से निकालो। इससे नए बायर्स पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गई, जिससे व्हीकल की सेल कम हो गई। इससे सरकार की कैपेसिटी या क्षमता जो है वो ओवरवेल्म्ड हो गई, बोझ के तले दब गई कि वो अपग्रेड करे वाहन डेटाबेस को। इसने सिर्फ डिले किया उस पॉइंट को जिस पे जाकर के व्हीकल ओनर्स ढीठ हो जाते हैं और जानबूझ करके इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं। इसने इंश्योरर्स को इनेबल कर दिया कि वो इस मैंडेट को, ऑर्डर को कैपिटलाइज ऑन करें, इसका फायदा उठाएं बिना ऑफर किए बेटर सर्विसेज। तो देखो जी, 2018 का ऑर्डर सिर्फ इसलिए फेल हुआ कि लोग जो पहले 1 साल का इंश्योरेंस करवा के, 2 साल का इंश्योरेंस करवा के आगे नहीं करवाते थे, अब वो बस 3 साल का इंश्योरेंस जो है शुरू में मिल जाता है वही करवाते हैं, उसके बाद चौथे साल नहीं करवाते। तो सिर्फ वो पॉइंट ही आगे डिले हो गया है। जो काम 2 साल बाद होना था वो 4 साल, 3 साल बाद होने लगा है। व्हीकल तो आप 15 साल चलाओगे वैसे के वैसे बिना इंश्योरेंस के। ठीक है, फर्स्ट का आंसर बी है, इसकी वजह से कोई बदलाव जो है इससे नहीं आया। 7 साल अटेम्प्ट दो भाई। सेकंड क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के इस मैंडेट से सिर्फ इंश्योरेंस नुमा कैन को आप किक डाउन द रोड कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इस बात से ऑथर क्या कहना चाह रहा है? देखो, किक द कैन फर्दर डाउन द रोड, चीजों को और आगे से आगे ठंडे बस्ते में डालना, ढकेलना, काम नहीं करना, सोल्यूशन नहीं निकालना, बस लात मार के कैन को और आगे सड़क पे धकेलते जाना। इससे यही कहना चाह रहा है कि इससे ये जो पूरा काम हुआ है, इससे सिर्फ रूट कॉज जो है लोगों के नॉन कंप्लायंस यानी कानून तोड़ना,
लोगों के कानून तोड़ने का रूट कॉज जो है उसको डिले ही किया जा रहा है बिना रिजॉल्व किए अंडरलाइंग इशू को। अंडरलाइंग इशू ये है, लोगों के दिमाग में डर नहीं है, जो इसीलिए 1100 रुपए का इंश्योरेंस साल में एक बार होता है पुरानी बाइक का, वो भी नहीं करवाते। 700 रुपए का 600 रुपए का होता है 5 साल बाद आपकी गाड़ी का साल का इंश्योरेंस, तो 500 रुपए का इंश्योरेंस भी लोग नहीं करवाते हैं जानबूझ के। तो अंडरलाइंग इश्यू को आप रिजॉल्व नहीं कर रहे हो कि लोगों को डर नहीं लगता है, बल्कि आप रूट कॉज को डिले कर रहे हो। चलिए, सेकंड में बनेगा सी। फर्स्ट में आपने देख लिया था, कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जो खुद से आपको सॉल्व करने हैं, जरूर से ट्राई दिया करो इनको। किक द कैन डाउन द रोड, डील आउट समथिंग, इसका मीनिंग पूछा आपसे। हेड स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना, एंटोनिम बताना है। हो सकता है इन चारों में से भी ना हो, अगर चारों में से ना हो तो आप लिख दें पांचवा, नन ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, 5 ऑप्शंस आपको मैं दे रहा हूं। किसी चीज को सबके सामने दिखावा करने को क्या बोलते हैं? फ्लाउट बोलते हैं या फ्लॉन्ट बोलते हैं? लास्ट में 2 कॉमन एरर्स मिलेंगी, जो 2 कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का और आर्टिकल द के इस्तेमाल का। सभी आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, जाके चेक करें। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले शेयर करना। वोकैब के लिए वोकैबलरी बिल्डर और सवाल बुक्स की अवेलेबल है कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर वोकैब आपको सीखने की सच में अच्छे से स्ट्रक्चर मैनर में जरूरत है और इच्छा है तो आप अवेल कर सकते हैं, इस किताब को अवेलेबल है इंटरनेट पे। चलिए, अंटिल देन कल आपसे मुलाकात होगी। साइनिंग ऑफ।